गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 30 अक्टूबर 2020 है, फ्राइडे का दिन है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। देखो, संडे को एनालिसिस में बंद कर रहा हूँ क्योंकि संडे का न्यूज़ कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता, और सैटरडे को भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अवॉइड करने का। सैटरडे को अगर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आएगा कल तभी हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। बावजूद इसके आप सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो भी पढ़ने लायक न्यूज़ होगा उसको इस तरह से मैं हाईलाइट करके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, और जो पोर्शन को मैंने हाईलाइट किया एटलीस्ट उसको एक बार आप पढ़ लेंगे। देखो, आज का न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई टॉपिक आज ऐसे हैं जिसको डिस्कस अगर ढंग से किया जाए, आज के पेपर को अगर ढंग से डिस्कस किया जाए तो 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। लेकिन मैं इतना समय नहीं लूँगा, मैं कोशिश करूँगा 30 से 40 मिनट में ही इसको कवर करने का, राइट। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और मुझे भी आज पेपर पढ़ने में काफ़ी समय लग गया। देखो, पहला न्यूज़ जो है कि पाकिस्तान ने कबूला पुलवामा हमले हमारी करतूत सॉरी। तो ये जो पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, फवाद चौधरी इसका नाम है, राइट। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है, अपने असेंबली में एक्सेप्ट किया है कि जो पुलवामा हमला है वो इमरान खान सरकार की देन है। कैसे एक्सेप्ट किया? तो सबसे पहले तो ये जानो कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो नवाज शरीफ की जो पार्टी है, वो पार्टी अभी विपक्ष में है पाकिस्तान में। तो उनके एक सांसद थे, उसका नाम था अयाज सादिक। इन्होंने खड़ा होकर कहा कि क्यों अभिनंदन को रिहा करना पाकिस्तान सरकार को, क्यों अभिनंदन को पाकिस्तान सरकार ने रिहा किया। इन्होंने ये वक्तव्य दिया और इनका कहना था कि जो है काफ़ी लोग चिंतित थे पाकिस्तान की सरकार में तत्कालीन उस समय में, खास करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काफ़ी चिंतित थे, और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं वाजवा, वो काफ़ी चिंतित थे कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, इसलिए उसकी मजबूरी थी कि वो अभिनंदन को छोड़ दे, राइट। तो इसी का जवाब देते हुए जो है इन्होंने पाकिस्तान के जो मंत्री साहब हैं फवाद चौधरी जी, इन्होंने कहा कि पुलवामा हमले जो है पाकिस्तान सरकार की साजिश थी, इमरान खान गवर्नमेंट की जो है वो एक देन है, इमरान खान गवर्नमेंट को उसके लिए जो है आपको शाबाशी देना चाहिए, इस तरह से अपने संसद में इन्होंने कहा। अब देखो भारत इसको किस तरह से यूज कर सकता है और यहाँ यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को भारत जो है एफएटीएफ की जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि एफएटीएफ की मीटिंग अक्टूबर में थी, आज से कुछ दिन पहले, और एफएटीएफ की जो मीटिंग होती है वो पेरिस में होती है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफएटीएफ की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया और पाकिस्तान को कहा गया है कि आपको जो सुधार करने के लिए जितने पॉइंट दिए गए थे, 27 पॉइंट पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को काम करना था, सभी पे आप काम करें, राइट। अब भारत क्या कर सकता है कि इस जो मंत्री जी हैं इनके स्टेटमेंट को भारत सरकार जो है एफएटीएफ के समक्ष रख सकता है, कि एफएटीएफ के समक्ष रख सकता है कि जो ये फवाद चौधरी हैं, जो पाकिस्तान के मंत्री हैं, इनका संसद में बयान है, अपनी संसद में, कि पुलवामा हमले जो आतंकवादी हमला था जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे, वो पाकिस्तान सरकार ने करवाया, राइट। एक तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा है कि जेनेवा कन्वेंशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, जेनेवा कन्वेंशन क्या है और जेनेवा कन्वेंशन क्या है, इसको अगर आपने समझ लिया तभी आपको ये समझ पाओगे कि हमने 1971 में 1971 में पाकिस्तान के 90,000, आई गेस 93,000 के आसपास था, 93,000 के आसपास सैनिक हमने पाकिस्तान का जो है प्रिजनर ऑफ वार था, यानी वो भारत सरकार के सामने उन्होंने हथियार रख दिया था और एक तरह से भारत सरकार के जेल में नहीं कहूँगा, लेकिन भारत सरकार के अंदर वो आ गए थे, राइट। इन्होंने अपना हथियार समर्पण किया, हथियार अपना पिस्टल जो है भारत सरकार के समक्ष रखा, या भारत के जो तत्कालीन सेना प्रमुख थे उसके सामने में इन्होंने अपना पिस्टल रखा। तो ये भारत के गिरफ्त में थे 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान के सैनिक थे। तो इसको भारत सरकार ने क्यों छोड़ा था 1973 में, इसे क्यों छोड़ना पड़ा था इंडियन गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को?
और साथ ही साथ अभिनंदन को क्यों पाकिस्तानी गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ा, राइट। हमने 93,000 पाकिस्तान के सैनिक को छोड़ा था, पाकिस्तान ने हमारे एक सैनिक अभिनंदन को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, उसके पीछे वजह है जेनेवा कन्वेंशन। जेनेवा कन्वेंशन जो है 194 देश इसके दायरे में आता है। 194 देश फिलहाल इसके जो है सदस्य हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों ही जेनेवा कन्वेंशन के दायरे में बंधे हुए हैं। जेनेवा कन्वेंशन के तहत 4 संधि की गई है, 3 अतिरिक्त प्रोटोकॉल किया गया हुआ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 1864 से लेकर के 1947 के बीच में 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट या 4 इंपॉर्टेंट संधि जेनेवा कन्वेंशन के द्वारा किया गया। अब देखो, इसका हस्ताक्षरकर्ता पाकिस्तान भी है, इसका हस्ताक्षरकर्ता इंडिया भी है। पहला जो कन्वेंशन था वो 1864 में हुआ था, दूसरा 1906 में हुआ, तीसरा 1929 में हुआ था और चौथा हुआ था 1949 में। तो इस तरह से 4 जेनेवा कन्वेंशन साइन हुए। होता क्या है कि जैसे मान लो कि हमने पाकिस्तान के किसी सैनिक को पकड़ा, पाकिस्तान के कोई सैनिक भारत की सीमा में आ गया, तो अब वो जो है प्रिजनर ऑफ वार है। भले ही वार डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो, वो प्रिजनर ऑफ वार है। ऐसे कंडीशन में कोई अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है भारत की सैनिक पाकिस्तान के सैनिक के साथ। और यही हमें पाकिस्तान से भी अपेक्षा करनी चाहिए कि पाकिस्तान के क्षेत्र में अगर भारत के सैनिक चला गया है तो वो प्रिजनर ऑफ वार के तहत आएगा और उसको साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता। बावजूद इसके हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है भारत के 2 सैनिकों का सर काट करके भेज दिया था इंडिया में। तो वो सब गलत है। जिनेवा कन्वेंशन का वो उल्लंघन है, इसके खिलाफ भारत यूएन जा सकता है या अन्य जगह जा सकता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए, जेनेवा कन्वेंशन और युद्ध बंदियों के लिए अधिकारों की सुरक्षा। युद्ध बंदी यानी प्रिजनर ऑफ वार, जेनेवा कन्वेंशन जो तीसरी कन्वेंशन हुई थी और चौथी कन्वेंशन हुई थी, इसमें शब्द का प्रयोग किया गया युद्ध बंदी, हिंदी अंग्रेजी में कहा गया प्रिजनर ऑफ वार, राइट। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था उस समय में हजारों लाखों सैनिक मारे गए थे। एक देश दूसरे देश के सैनिकों को मारता था, काटता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हजारों लाखों सैनिक मारे गए, एक देश के सैनिक दूसरे देश के सैनिकों को मारता था या काटता था। और उसके बाद हम एग्री किया, वर्ल्ड एग्री किया कि इस तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर मान लो एक देश के सैनिक किसी भी वजह से दूसरे देश में चला गया तो वो प्रिजनर ऑफ वार डिक्लेयर होना चाहिए। और यही कारण था कि 93,000 जो सैनिक था जो भारत के सामने में हथियार रख लिया, हथियार समर्पण किया, तो इसके बाद ये प्रिजनर ऑफ वार बन गया। और भारत सरकार का कर्तव्य बनता था कि अब इस सैनिकों के लिए खाने का प्रबंधन किया जाए, इसके लिए रहने का प्रबंधन किया जाए या अन्य प्रबंधन किया जाए। आपको जानकारी होना चाहिए कि जो 93,000 सैनिक था, इस सैनिकों को अच्छे से भारत सरकार ने रखा था। इसके लिए शैंपेन की व्यवस्था की गई थी, दारू की व्यवस्था की गई थी, खाने और के लिए अच्छा से व्यवस्था किया गया था। जो पाकिस्तान के सैनिक 93,000 सैनिक को 1971 के वार के दौरान भारत सरकार ने उसको प्रिजनर ऑफ वार जो है के तहत उसको सुरक्षा प्रदान किया। तो यही चीज़ जो है जेनेवा कन्वेंशन में क्या क्या कहा गया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अगर लड़ाई के दौरान कोई जवान अधिकारी शत्रु देश की सीमा में दाखिल हो जाता है तो गिरफ्तारी के सूरत में उसे युद्धबंदी माना जाएगा, यानी प्रिजनर ऑफ वार माना जाएगा। किसी देश का सैनिक जैसे ही पकड़ा जाता है उस पर जेनेवा कन्वेंशन लागू हो गया, यानी भारत का सैनिक मान लो पाकिस्तान में पकड़ा गया तो जेनेवा कन्वेंशन लागू हो गया। अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में चला गया तो वहीं से जेनेवा कन्वेंशन उस पर लागू हो गया, वो सैनिक चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जेनेवा कन्वेंशन में युद्ध के दौरान गिरफ्तार सैनिकों और घायल लोगों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए उसको लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है। तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, उसके लिए खाना का प्रबंधन करना, उसके लिए रहने का प्रबंधन करना है, अगर वो घायल है तो उसके इलाज का प्रबंधन करना है, ये सारा का सारा प्रोविजन किया गया है जेनेवा कन्वेंशन में। प्रिजनर ऑफ वार यानी युद्ध बंदियों को क्या अधिकार हैं, ये जेनेवा कन्वेंशन में बताया गया। इसके साथ ही कन्वेंशन में युद्ध क्षेत्र में घायलों की उचित देखभाल और आम लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है। इसके साथ ही कन्वेंशन में युद्ध क्षेत्र में घायलों की उचित देखभाल, आम लोगों की सुरक्षा की बात कही गई है, राइट।
तो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान ने जो छोड़ा है, अभिनंदन को छोड़ा था, और जेनेवा कन्वेंशन के तहत ही भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ा था। देखो, फ्रांस के चर्च में आतंकी हमला, 3 की हत्या, काफ़ी सेंसिटिव इशू है ये। इससे पहले जो एक सेंसिटिव इशू था, मुझे याद है कि अयोध्या के समय में जब डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, तो वो भी काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक था। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, और इस टॉपिक पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, चूँकि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। और मुझे क्या लगता है ना, मुझे लगता है कि पर्सनली अगर मुझे पूछो, जैसे अभी मैं देख रहा था वीडियो कि बहुत सारे मुसलमानों ने, खास करके भोपाल के क्षेत्र में, उन्होंने फ्रांस का विरोध करना शुरू किया, और फ्रांस के विरोध में काफ़ी गैदरिंग शुरू कर दिया, राइट। मुझे लगता है कि चलो ठीक है, वो लोग, उसमें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। जैसे कि सीएए का जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में, तो उसमें एक रिपोर्ट किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो विरोध चल रहा था पिछले वर्ष दिल्ली में, उसमें एक रिपोर्ट कहा गया है, रिपोर्ट के आधार पे, कि 90% लोगों को जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में एग्जैक्ट प्रोविज़न पता ही नहीं था। तो जो लोग विरोध कर रहे थे, उसमें 90% लोगों को पता ही नहीं था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है। और जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, इनफैक्ट सपोर्ट में भी देश भर में आंदोलन चला था, उसमें भी 90% लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो मेरा जो एक सिंपल काम है यहाँ पे, मेरा काम ये नहीं है कि आपको ये बताना है कि आप विरोध करो या समर्थन करो, आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको विरोध करना विरोध कीजिए, समर्थन करना समर्थन कीजिए। सवाल ये होता है कि आपको एग्जैक्ट जानकारी हो तभी जाकर के विरोध करो या समर्थन करो। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप खामोश रहिए, जानकारी है तभी जाकर के विरोध कीजिए या समर्थन कीजिए। तो इसलिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च किया है एक्चुअली, राइट। तो कोशिश करूंगा आज रात तक मैं उसको अपलोड कर देने का। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और इस न्यूज़ के माध्यम से कि हुआ घटना क्या है, और साथ ही साथ कल भारत ने फ्रांस का समर्थन किया था, राइट। फ्रांस का समर्थन भारत सरकार ने क्यों किया? सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फ्रांस का समर्थन भारत सरकार ने क्यों किया। देखो, इससे पहले भी आतंकवादी हमला हुआ, अमेरिका में, यूएसए में आतंकवादी हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप पे जो है कई मुस्लिम देशों ने कई गलत गलत बयान दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कभी खुल करके भारत सरकार ने ऑफिशियली सही जो है समर्थन नहीं किया। इसी तरह से अगर आप देखोगे, पुतिन, जब पुतिन ने क्रीमिया को रूस में मिलाया तो उस समय में काफ़ी देशों ने पुतिन की आलोचना किया था, लेकिन भारत सरकार ने खुल करके पुतिन का समर्थन नहीं किया। लेकिन भारत सरकार ने ऑफिशियली, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियली फ्रांस का समर्थन किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार ने ऑफिशियली फ्रांस का समर्थन किया है, ये जानते हुए कि हमारे 50 लाख से अधिक मुस्लिम लोग जो हैं वो खाड़ी देशों में हैं, जो मुस्लिम बाहुल जनसंख्या वाला देश है, अरब में है, सऊदी में है, यूएई में है, तो उसके साथ दिक्कत हो सकता है। अगर भारत सरकार ने मान लो समर्थन किया है तो हो सकता है कि उसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। मान लो कि 50 लाख लोगों को जो है खाड़ी के देश निकाल देगा, और वो 50 लाख लोग अगर इंडिया आ गए तो बेरोजगारी तो और बढ़ जाएगी। तो यह जानते हुए भी भारत सरकार ने फ्रांस का सहयोग क्यों किया है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और बाकी रात में मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर इशू क्या है, और साथ ही साथ क्या किया जाना चाहिए, मुस्लिम समुदाय को क्या किया जाना चाहिए, हिंदू समुदाय को क्या किया जाना चाहिए, या अन्य समुदाय को क्या किया जाना चाहिए। और इसको देखो, मुस्लिम और हिंदू के तराजू पे तौल कर मत देखना, इसको इस बात के लिए भी आप तौल कर देख सकते हैं कि क्या ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। आर्मेनिया, अजरबैजान, जिस तरह से लड़ाई शुरू है उसके बीच में, ये लड़ाई प्रत्यक्ष तौर पे ही, और प्रत्यक्ष नहीं कहूँगा, प्रत्यक्ष तौर पे ही मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है, और इसी का एक रूप हम देख सकते हैं फ्रांस में। और क्या यह धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल सकता है, राइट।
तो ये सवाल उत्पन्न हो गया, और ये सवाल जो है कहीं ना कहीं क्रिएट कर देगा, तीसरे विश्व युद्ध का जो है पृष्ठभूमि क्रिएट कर सकता है। तो इस रूप में भी आप इसको देखेंगे। देखो, भारत सरकार ने फ्रांस का सहयोग क्यों किया है, तो भारत और फ्रांस के जो रिलेशन है उस रिलेशन के आधार पे मैं बताऊंगा। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, भारत की संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी संविधान से फ्रांस से लिया गया, यानी समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और बंधुत्व जो हमने भारत के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व दिया हुआ है, बेसिकली हमने लिया है फ्रांस से। इसलिए फ्रांस में जो है स्वतंत्रता का अधिकार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के ही ये सारा का सारा हमला हुआ। देखो, इशू तो मैं बताया नहीं। देखो, इशू क्या है, इशू क्या है कि कल जो है नीस शहर में, फ्रांस के नीस शहर में एक आतंकवादी ने, आतंकवादी ही बोलना चाहिए, हालांकि मुस्लिम देश उस लड़के को आतंकवादी नहीं बोलता, राइट। मुस्लिम देश का कुछ अलग कहना। मेरा कहना है कि अगर आप हथियार से बात करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा बात करना चाहते हैं, मान लो आप मोहम्मद साहब पैगंबर से जो है आप उसका जो कार्टून बनाया गया था फ्रांस में, उसे लेकर के आप नाखुश हैं, तो आप जो है फ्रांस के कोर्ट में जाइए, उस कोर्ट में अपना बात रखिए। यूनाइटेड नेशन में जाइए, वहाँ बात अपना रखिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर अपना बात रखिए। ठीक है, ये एक सही प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। लेकिन जब आपने, एक लड़का क्या किया है कि हथियार उठाया और उसके एक हाथ में कुरान था और दूसरे हाथ में जो है तलवार था, उसने एक महिला समेत 2 लोगों को चाकू से मार दिया। तो एक कट्टरपंथी मुसलमान ने एक हाथ में कुरान लिए हुए, दूसरे हाथ में चाकू लिए हुए 3 लोगों की हत्या कर दी, राइट। सवाल ये हत्या करने की नहीं है। मान लो ये व्यक्ति ने हत्या कर दिया, इसको जो है वहाँ की पुलिस गिरफ्तार करेगी और इसको जो है फ्रांस के लॉ के अनुसार से जो भी सज़ा मिलना चाहिए वो मिलेगा। सवाल इसका नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये जो व्यक्ति, जो कट्टरपंथी है, जो आतंकवादी हैं, इन्होंने 3 लोगों को मार दिया चर्च में, और एक हाथ में इन्होंने कुरान लिया हुआ था, दूसरे हाथ में चाकू लिया हुआ था। यानी इसके कहने का मतलब था कि हम इस्लाम की रक्षा के लिए इन लोगों को मार रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या विश्व के अन्य देश के जो मुस्लिम समुदाय है, इस व्यक्ति का, ये जो आतंकवादी है, ये मुस्लिम मत बोलो इसको, इसको बोलो आतंकवादी। आतंकवाद और इस्लाम को, दोनों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये जो आतंकवादी है, इसके अगेंस्ट में क्यों नहीं है, इसके समर्थन में विश्व के देश क्यों खड़े हो रहे हैं? भारत में भी जो मान लो प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या जो ये आतंकवादी है जिसने एक महिला और 2 व्यक्ति को चाकू से मार दिया, जिसके एक हाथ में कुरान था, बावजूद इसके ये आतंकवादी है, इसके अगेंस्ट में लोगों को खड़ा होना चाहिए, इसके समर्थन में लोग खड़ा हो रहे हैं। विश्व के मुस्लिम देश इसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए, इसके समर्थन में खड़ा हो रहे हैं। दिक्कत हमें इस बात की है, राइट। तो देखो, इसको रात में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि भारत क्यों फ्रांस का खुले तौर पर समर्थन किया, जब फ्रांस के साथ विश्व के देश खड़े नहीं हैं। फ्रांस के साथ, देखो, अमेरिका खड़ा हो सकता है फ्रांस के साथ, लेकिन अमेरिका अभी अपने देश में चुनाव में बिजी है, ये फ्रांस के साथ नहीं खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड पूरा फ्रांस के अगेंस्ट हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में भारत फ्रांस के साथ क्यों खड़ा है, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अपनी प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है फ्रांस से लिया। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना चाहिए कि 11 मई 1998 का दिन, और 11 मई को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाते हैं। 11 मई 1998 के दिन जब हमने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा शायद कहा गया उस ऑपरेशन को, उस समय में विश्व में पश्चिमी देशों में एकमात्र फ्रांस ही था जिसने भारत का समर्थन किया था, और पश्चिमी एशिया से इजराइल ने हमारा समर्थन किया था, और पश्चिमी वर्ल्ड से सिर्फ फ्रांस ने भारत का समर्थन किया था। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, जापान ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, ब्रिटेन ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, सोचो। लेकिन फ्रांस उस समय में हमारा सहयोगी था, उस समय में हमारा साथ दिया था। इसलिए हमें अपना एहसान नहीं भूलना चाहिए कि फ्रांस क्रिटिकल समय में, जिस समय में विश्व भारत के अगेंस्ट हो गया था, उस समय में फ्रांस हमारे साथ खड़ा था। तो आज हमारी भी ये हक बनता है, ये कह सकते हो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है, जिस समय में फ्रांस के अगेंस्ट पूरा वर्ल्ड खड़ा हो गया है, उस समय में हम फ्रांस के साथ खड़े रहें।
उसके बाद देखो परमाणु सहयोगी के रूप में फ्रांस की भूमिका। तो फ्रांस जो है जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो आपको महाराष्ट्र में है, जिसको फ्रांस के सहयोग से निर्माण किया जा रहा है। रक्षा सहयोगी के रूप में जिस समय में भारत और चाइना के बीच में मई में लग रहा था युद्ध हो जाएगा, फ्रांस ने हमें राफेल भेज दिया था, राइट, राफेल भेज दिया था, हेमस मिसाइल फ्रांस ने हमें भेज दिया था। तो फ्रांस भारत का सहयोगी है रक्षा के क्षेत्र में। और साथ ही साथ 1999 में जो कारगिल वार हुआ था उस समय में भी फ्रांस ने हमारा सहयोग किया था। अमेरिका उस समय में भारत का सहयोग नहीं किया था, फ्रांस ने सहयोग किया था। उसके साथ ही साथ फ्रांस जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हिंद महासागर में चीन को संतुलित करने के लिए भारत फ्रांस के साथ काम कर रहा है। और एक आइलैंड का नाम याद रख लेना, रीयूनियन आइलैंड, नेट पे जाना सर्च करना रीयूनियन आइलैंड, इंडियन ओशन का आइलैंड है। यहाँ पे ये जो इंडियन ओशन का आइलैंड है ये फ्रांस का जो है क्षेत्र है, एक्चुअली फ्रांस की कॉलोनी है, फ्रांस का एयरबेस है वहाँ पे। तो वहाँ पे भारत जो है मिल के काम कर रहा फ्रांस के साथ, राइट। भारतीय नौसेना वर्तमान में फ्रांसीसी स्कॉर्पियन परमाणु पनडुब्बियों का जो है बेड़ा शामिल कर रही है। अब कौन कौन सी फ्रांसीसी स्कॉर्पियन परमाणु पनडुब्बी जो है उसके बारे में नेट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, बहुत सारी हैं। लेकिन फ्रांसीसी स्कॉर्पियन पारंपरिक पनडुब्बी को जो है भारत शामिल कर रहा है, जो फ्रांस के सहयोग से निर्मित हुआ है। स्कॉर्पन श्रेणी की पनडुब्बी भारत ने फ्रांस के सहयोग से बनाया है, जो भारत अपने बेड़ों में शामिल कर रही है। रक्षा अभ्यास वरुण नौसेना के बीच में, गरुड़ वायुसेना के बीच में, और शक्ति जो है थल सेना के बीच में भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास होता है। अब देखो मेक इन इंडिया के तहत बनाने वाले उपकरणों में भी फ्रांस हमारा सहयोग कर रहा है। तो रक्षा क्षेत्र में सहयोग कर रहा है। आंतरिक सेक्टर में भी हमारा मिशन है कि 2022 तक हमें मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजना है, राइट। हमें मानव को अंतरिक्ष में भेजना है। उसके लिए फ्रांस हमें प्रशिक्षण देगा, चिकित्सा देगा, या फ्रांस अन्य सहयोग भारत को देगा। 2022 में जब अंतरिक्ष में भारत का पताका लहराएगा, जब मानव मिशन अंतरिक्ष में जाएगा, तो उसमें फ्रांस हमारा सहयोगी होगा। और साथ ही साथ इसरो का जो सबसे हैवीएस्ट मिसाइल है, इसरो का अभी तक का छोड़ा गया सबसे हैवीएस्ट मिसाइल है, सबसे वजनदार मिसाइल है, जो लगभग 5854 किलो की है, जो हम अपने सैटेलाइट के माध्यम से नहीं छोड़ सकते, हम अपने GSLV के माध्यम से नहीं छोड़ सकते हैं, अपने पेलोड के माध्यम से नहीं छोड़ सकते हैं। इस मिसाइल का नाम है GSAT-11। इसे फ्रांस के सहयोग से छोड़ा गया है। फ्रांस का एक द्वीप है, द्वीप नहीं बोलूँगा, एक देश है, एक तरह से एक टेरिटरी है दक्षिणी अमेरिका में। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो आज समय लग सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा प्यारा भारत है। अब देखो ये जो है नॉर्दर्न अमेरिका है, ये साउदर्न अमेरिका है। अब यहाँ पे देखो ऊपर में जो कंट्री है वेनेजुएला, राइट। वेनेजुएला के बगल में जो है ये जो जगह है, ये जो पार्ट है, ये पूरा पूरा फ्रेंच गुयाना है। फ्रांस का ही एक पार्ट है ये, इसका नाम है फ्रेंच गुयाना। और यहीं से जो है फ्रांस का जो भी उपग्रह छोड़ा जाता है, यहीं से छोड़ा जाता है। उपग्रह जो है नॉर्मली भूमध्य रेखा के आसपास के जगह से छोड़ा जाता है, इसलिए फ्रांस जो भी अपना उपग्रह छोड़ता है ये फ्रेंच गुयाना से ही छोड़ता है। और इसी जगह से जो है भारत का सबसे हैवीएस्ट मिसाइल छोड़ा गया है, GSAT-11, राइट। तो फ्रांस हमारा यहाँ भी सहयोगी है। इसरो के साथ फ्रांस मिलकर के कई प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। लोकेशन जब चर्चा में हो तो लोकेशन को देख लेना चाहिए, खास करके गूगल मैप ऑन करो और लोकेशन को एक बार देख लो। अब देखो आतंकवाद के मुद्दे पे भी फ्रांस हमारा सहयोग करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान में जो भी हमें आतंकवादियों को प्रतिबंधित सूची में डालना था अमेरिका में, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो अन्य टेररिस्ट हो, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको यूनाइटेड नेशन प्रतिबंधित सूची में डालने में फ्रांस ने हमारा सहयोग किया। क्यों? क्योंकि फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है, इसलिए फ्रांस हमारा वहाँ पे भी सहयोग करता है।
साथ ही साथ अलकायदा, ISIS जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के सीमा पार प्रसार को रोकने के लिए हमें फ्रांस के सहयोग की ज़रूरत है। FATF में पाकिस्तान को अगर ब्लैक लिस्ट में करवाना है, FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में, तो उसमें भी हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी में भी भारत और फ्रांस मिलकर के काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भारत और फ्रांस मिलकर के काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ भारत सरकार जो बिल ला रही है अपना डाटा प्रोटेक्शन बिल, वो भी बहुत हद तक फ्रांस की जो बिल है डाटा प्रोटेक्शन बिल, या मैं कहूँ यूरोपियन यूनियन की डाटा प्रोटेक्शन बिल है, उससे इंस्पायर्ड है, राइट। समुद्री समझौता, भारत और फ्रांस ने गुरुग्राम में सूचना संलयन केंद्र, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशन रीजन, IFC, IOR कहा जाता है इसे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपको गुरुग्राम में। IFC मतलब होता है इंडियन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशन रीजन। तो इसमें जो है सूचना एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति पे सहमति हुआ है। एक फ्रांस का संपर्क अधिकारी जो है वहाँ बना हुआ है। ये बेसिकली इन हिंद महासागर के क्षेत्रों को जो है सूचना प्रदान करने का काम करता है। उसके साथ ही साथ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारत और फ्रांस दोनों ने मिलके इस पे काम किया। भारत इसका अध्यक्ष था, फ्रांस इसका उपाध्यक्ष था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुड़गांव में है, राइट। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जब रिमूव हुआ था, विश्व के देश में फ्रांस सबसे आगे था जिन्होंने भारत की मदद की या भारत का सहयोग किया। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो भी मुद्दा है भारत का, वो द्विपक्षीय मुद्दा है और भारत पाकिस्तान इसको मिल के सॉल्व करेगा। यानी जो भारत का स्टैंड था वही फ्रांस का स्टैंड था। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ अन्य चीज़ के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार कन्वेंशन और MTCR, ये जो ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप, जिसमें चीन अभी तक इस तीनों ग्रुप का पार्ट नहीं है। चीन सिर्फ NSG का पार्ट है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार कन्वेंशन और MTCR ग्रुप का तीनों का पार्ट जो बना है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका फ्रांस की भी है। तो ये तीनों का पार्ट भारत बना है, ये तीनों का पार्ट चाइना नहीं है। तो अब देखो, फ्रांस हमारा इतना जगह सहयोग किया और प्रत्यक्ष तौर पे दोनों ही तौर पे फ्रांस ने हमारा हमेशा सहयोग दिया। तो ऐसे कंडीशन में जब फ्रांस पे आफत आई तो निश्चित तौर पे भारत सरकार ने प्रत्यक्ष तौर पे ऑफिशियली फ्रांस का समर्थन किया है। और भारत सरकार ने ऑफिशियली फ्रांस का समर्थन किया है, उसका एक रीज़न और हो सकता है। देखो, मुस्लिम वर्ल्ड में जो दो देश हैं जो फ्रांस के सबसे अगेंस्ट में है, एक तो तुर्की है और दूसरा पाकिस्तान है। तुर्की क्यों फ्रांस का विरोध कर रहा है? तो तुर्की और फ्रांस का ऐसे भी जो है बनता नहीं है। तुर्की और फ्रांस का युद्ध जो है ऐसे भी चलते रहता है। तुर्की के बेस पे जो है फ्रांस ने राफेल से हमला किया था आज से 5-6 महीना पहले। तो तुर्की जो है विश्व के मुस्लिम देशों की सेंटिमेंट को जो है अपने पर्सनल जो है झगड़ों के रूप में अभी उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। यानी तुर्की से फ्रांस का पर्सनल झगड़ा है, लेकिन अभी ऐसे कंडीशन में जब वो देख रहा है कि फ्रांस से विश्व के मुस्लिम समुदाय नाखुश हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो अपने पर्सनल झगड़े को निकालने की कोशिश कर रहा है, पहला। दूसरा है कि भारत तुर्की के अगेंस्ट है, क्योंकि तुर्की जो है भारत के खिलाफ लगातार स्टेटमेंट दे रहा है, इसलिए भारत तुर्की के अगेंस्ट है, इसलिए भी भारत फ्रांस का सहयोग कर रहा है। पाकिस्तान फ्रांस का अपोज क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो पाकिस्तान अपने आप को बहुत कुछ समझता है, राइट। एक नहीं होता है कि किसी के पास न्यूक्लियर नहीं है मुस्लिम कंट्री में, सिर्फ पाकिस्तान के पास है, तो पाकिस्तान को लगता है बहुत कुछ है। तो इसलिए भी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इंडिया है, तो इसलिए भी हम फ्रांस का समर्थन कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत फ्रांस का समर्थन क्यों कर रहा है, तो वो हमने डिस्कस किया है। साथ ही साथ एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा मैं इस पर कि क्या ये सही कदम है, क्या ये गलत कदम है, एग्जैक्टली क्या कदम है, यह फ्रांस ने आखिर क्या किया है और मुस्लिम देश को क्या करना चाहिए, मुस्लिम देश क्या कर रहा है, मुस्लिम देश जो कर रहा है क्या वो सही है या क्या गलत है, फ्रांस
के जो अगेंस्ट में जो आंदोलन इंडिया में शुरू हो गए हैं, जो भोपाल वगैरह में शुरू हो गए हैं, क्या वो सही कदम है या गलत कदम है, डिटेल से एनालिसिस करूँगा। अब देखो, वायु प्रदूषण पे 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अब यहाँ पे एक अध्यादेश है, इस अध्यादेश का बस नाम याद रख लेना, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020। तो केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाई है। भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार अपना ऑर्डिनेंस लाती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, राइट। और फ्रांस से रिलेटेड अगर कोई आपको सजेशन देना है कि फ्रांस क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो भी मुझे कोशिश करें कमेंट सेक्शन में लिखने का। रात में जो मैं वीडियो लाऊंगा उस वीडियो में मैं आपके पॉइंट को भी डाल दूंगा। अब देखो, ये जो अध्यादेश लाया केंद्र सरकार, इस अध्यादेश के द्वारा ईपीसीए हमने देखो है कई बार डिस्कस किया है एयर पोल्यूशन को लेकर के, इसलिए एयर पोल्यूशन को लेकर के हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इस अध्यादेश के तहत जब 1998 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ईपीसीए का गठन हुआ था, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, राइट। ईपीसीए का स्थापना 1998 में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया गया था। इसका काम होता है कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक जब दिल्ली में एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको रोकने के लिए ये काम करती है। कहाँ पे मान लो कोयला से चल रहा है फैक्ट्री, उस फैक्ट्री को जाकर रोक लगाएगा। कहाँ पे डीजल गाड़ी ज़्यादा चल रही है जिससे ज़्यादा धुआं लगता है, उसको रोक लगाएगा। यानी तरह तरह के एक्टिविटी करने का ये काम करेगा ताकि दिल्ली के एयर पोल्यूशन को रोका जाए, स्पेशली 15 अक्टूबर से लेकर के 15 फरवरी के बीच में। तो इसको समाप्त कर दिया गया है इस अध्यादेश के द्वारा। अब क्या किया गया है, इसको समाप्त करके एक जो है नया आयोग गठन किया गया है, 18 सदस्यीय आयोग। 18 सदस्य का ये आयोग होगा। इस आयोग में जो है एक अध्यक्ष होंगे, 7 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, कितना हो गया 8, और रेस्ट जो 10 होगा वो अल्पकालिक सदस्य होगा। तो 1+7 के सिद्धांत पे काम करेगा। एक अध्यक्ष, 7 पूर्णकालिक सदस्य और रेस्ट जो 10 होगा वो अर्धकालिक सदस्य होगा या टेम्पोररी सदस्य कर सकते होगा। इसका कार्यकाल भी फिक्स किया गया है कि इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष होगा, या जिस व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष हो चुका है 70 वर्ष तक होगा। इसका क्या मतलब है, मान लो एक व्यक्ति 68 वर्ष की आयु में इस समिति का सदस्य बनता है या अध्यक्ष बनता है तो सिर्फ 2 वर्ष काम करेगा, और एक व्यक्ति जिसका उम्र 60 वर्ष है वो पूरा 3 वर्ष काम करेगा, तो 70 वर्ष तक रिटायर हो जाएगा और मैक्सिमम 3 वर्ष तक काम कर सकता। तो अब जो है ये संगठन जो है दिल्ली में एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने का काम करेगी, और ये जो है 5 साल की जेल और 1 करोड़ के जुर्माना का प्रोविज़न कर सकती है, प्रोविज़न लगा सकती है। ये जो आयोग होगा, इस आयोग के अपील जो है, इसके अगेंस्ट में अपील, इसके डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हैं तो सिर्फ एनजीटी में कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एनजीटी में इसके खिलाफ आप जा सकते हैं। देखो, वायु प्रदूषण को लेकर के पहले भी जो है सज़ा का प्रावधान था, तो पहले सज़ा बहुत कम था, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 साल तक का कैद की सज़ा थी। अब कर दिया गया है 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सज़ा। यानी अगर वायु प्रदूषण आप फैलाते हुए पकड़ाए जाते हैं या आपको प्रूफ हो जाता है कि आप एयर पोल्यूशन को फैला रहे हैं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी और कई टफ कार्रवाई इस पर की जाएगी। 10,000 लीटर से कम भूजल दोहन पे एनजीओ से छूट, राइट। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने एमएसएमई को बड़ा तोहफा दिया है, और 10,000 लीटर से कम भूजल का अगर दोहन करते हैं तो अब उस पर पाबंदी नहीं लगेगी। तो एक तरह से एनजीओ को छूट दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ गाइडलाइन, इसको आप देख सकते हैं। 34 मिनट हो गया, सोचो फर्स्ट पेज पे ही। देखो, बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें 3 न्यूज़ है। जब भी कैबिनेट का डिसीजन आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला न्यूज़ है कि बांधों की सुरक्षा और रखरखाव कार्य को मिली केंद्र सरकार की मंजूरी।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 736 बांधों का चयन किया गया है जिसका अगले 10 वर्ष में जिसको कह सकते हो, कहीं मान लो कोई बांध है वो टूट गया तो उसका मरम्मत किया जाएगा, राइट। तो बांधों में सुधार किया जाएगा, रखरखाव किया जाएगा, 10,000 करोड़ रुपए खर्च होगा और इसका 80% पैसा हमें वर्ल्ड बैंक देगा, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे दिया हुआ कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में समझौते को मंजूरी। और तीसरा, यहाँ पे दिया हुआ जापान के साथ हम IT सेक्टर में मिलकर काम करने वाले हैं। तो 3 न्यूज़ तो ये हो गया कैबिनेट के डिसीजन का। एक न्यूज़ ये है कि एथेनॉल की कीमत में बढ़ोतरी को सरकार ने दी मंजूरी। तो इसके बेस में जाओ, बेस में क्या है? बेस में है राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आया था। मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जाकर के नेट पे सर्च कर लेना, खुद से पढ़ना राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी क्या उद्देश्य था। तो इसमें 10% जो है, हम गवर्नमेंट हैज़ 10% ब्लेंडिंग टारगेट ऑफ मिक्सिंग एथेनॉल। 2022 तक पेट्रोल में जो है 10% हम इथेनॉल मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। तो 2022 तक अगर 10% हम इथेनॉल मिलाएंगे अगर पेट्रोल में है, तो 10% एटलीस्ट आयात जो हमारा है वो कम हो जाएगा ना। खाड़ी देशों से जो हम तेल मंगाते हैं 10% आयात 2022 तक कम हो जाएगा, क्योंकि 10% तेल पेट्रोल की जगह हम मिला रहे हैं उसमें एथेनॉल। और दूसरा टारगेट था इसका कि 20% जो है हम 2030 तक 30 तक एथेनॉल मिलाएंगे पेट्रोल में। और एथेनॉल अगर पेट्रोल में मिलाते हैं तो ऐसा नहीं कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, गाड़ी आपका वही माइलेज देगा। फायदा क्या होगा भारत सरकार को? जो 20% पेट्रोल हम मंगाते थे खाड़ी देशों से, जिसमें हमारे देश की विदेशी मुद्रा भंडार का व्यय होता था, वो सेव होगा। तो इसलिए जो है सरकार ने क्या किया है कि एथेनॉल की कीमत की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है, ताकि उद्योग प्रोत्साहित हो सके एथेनॉल के उत्पादन को लेकर के। और क्या कॉस्ट होगा, यहाँ पे डाटा दिया हुआ, खुद से देख लेना। अनाज की पैकेजिंग सिर्फ जूट के बैग से ही होगी। तो एक एक्ट आया था, यहाँ पे चर्चा नहीं है, इस एक्ट का नाम याद रख लेना। इस एक्ट का नाम था जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987। जूट जो है, जो आपने देखा होगा गांव घर में देखा होगा, जो रस्सी होता है, राइट, जूट का रस्सी होता है। तो उससे क्या होगा कि 100% फूड ग्रेन, 100% खाद्यान्न पैकेज और कम से कम 20% जो है शुगर का जो है, यानी चीनी का जो है बोरा इसी खाद्यान्न से पैक होगा। आपने देखा होगा, जो आप जाओगे मार्केट में, आपको चावल खरीदना है तो चावल का जो बोरा होता है वो बोरा पूरा पूरा जूट का होता है। जूट, जो सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में होता है। तो हम वेस्ट बंगाल के किसानों को फ़ायदा देने के लिए ये काम कर रहे हैं, राइट। साथ ही साथ अगर मान लो जूट के जगह प्लास्टिक का बोरा होगा तो क्या होगा, प्लास्टिक प्रमोट होगा। और हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को हमने समाप्त करने का शपथ लिया है। भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को विश्व में समाप्त करना चाहता है, इसलिए हम जूट को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जूट को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिंगल यूज प्लास्टिक को आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। ये आपके पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। जूट कभी भी आपके पॉल्यूशन का कारण नहीं बन सकता है। एक बार इसको भी देख सकते हैं कि चीन के साथ सैन्य वार्ता में बाहरी मुद्दा नहीं भारत। हम चीन के साथ वार्ता करेंगे, हम अमेरिका का इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे, हम अमेरिका का इंटरफेरेंस नहीं चाहेंगे। तो दो देशों के बीच में जब भी कोई विवाद रिलेशन होगा, भारत का स्पष्ट तौर पे कहना है कि भारत का जो भी मुद्दा है, भारत सेल्फ सफिशिएंट है अपने मुद्दा को सॉल्व करने के लिए। हम किसी तीसरे देश से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एक इशू है, बहुत चर्चा में इशू है, इसको भी मैंने कल देखा था। सऊदी अरब ने क्या किया है कि G20 का मीटिंग होने वाला है सऊदी अरब में दिसंबर में। हो सकता है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो उससे पहले सऊदी अरब ने खुश होकर के एक 20 रुपये का जो है मुद्रा जारी किया है। सऊदी के मुद्रा को रियाल कहा जाता है, ठीक है। अब 20 रुपये का रियाल जो जारी किया है, कुछ लोगों तक जारी हुआ होगा, उस पर एक अजीब ही नक्शा इन्होंने शो कर दिया।
और इस नक्शा को लेकर के भारत भी आपत्ति कर रहा है, पाकिस्तान भी आपत्ति कर रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, जो भारत का इंटरनल क्षेत्र है, इसको इन्होंने एक अलग देश के रूप में ही प्रोजेक्ट कर दिया, राइट। तो भारत सरकार ने कड़ा आपत्ति जाहिर किया कि आपने ऐसा क्यों किया। एक बार इसको देख सकते हो, इसको इस रूप में आप देखो न्यूज़ को, कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था FCRA एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और वहाँ पे हमने एक पॉइंट कहा था कि किस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा है, हिंदुओं को ईसाई में धर्मांतरण कराया जा रहा है, हिंदुओं को मुस्लिम में धर्मांतरण कराया जा रहा है, और उसको लेकर के जो है NGO की फंडिंग होती है, विदेश के काफ़ी देश जो है उसको पैसा देता है, NGO को पैसा देता है। इसलिए भारत सरकार ने FCRA एक्ट के तहत विदेशों से पैसा मंगाने वाले NGO पे पाबंदी कसी है। तो इसी के तहत एक इशू चल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की संख्या जो है इस जगह पे मेवात में 20% थी, जो घट करके अभी 10 से 11% रह गई है। तो जहाँ पे 20% जनसंख्या मेवात में हिंदुओं की थी, आप सोचो उसको घट करके 10% या 11% कैसे रह गया। इसका नॉर्मली जनसंख्या बढ़ता है, 20% था तो 22% होता। तो घटने का मेन रीज़न हो गया कि उसको धर्मांतरण करवाया गया होगा, और अधिकतर उसका धर्मांतरण मुस्लिम में करवाया गया है। हालांकि देखो, ये बात सही है कि हिंदुओं को कन्वर्ट मुस्लिम में कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को हिंदुओं में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। हिंदू धर्म में इस तरह का कहीं भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि किसी मुस्लिम व्यक्ति को हिंदू में कन्वर्ट किया जाए। बहरहाल आप इसको भी एक बार इस रूप में देखें कि FCRA एक्ट में सरकार ने जो संशोधन किया है, इसको इसलिए संशोधन किया गया था कि धर्मांतरण जैसे मुद्दे पे NGO को विदेश से फंडिंग होना बंद हो। एक बार देख सकते हैं, देखो WHO ने जब कोरोना आया था तो WHO ने 4 दवाई को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें एक दवाई था रेमडेसिविर, दूसरा नाम था दवाई था फेविपिराविर, राइट। तो इस दवाई को शॉर्टलिस्ट किया था कि कोरोना के इलाज में ये सहायक हो सकता है, इसलिए आपको जानना चाहिए। और साथ ही साथ WHO ने इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया था, उसका नाम है मिशन सॉलिडेटरी, इसी के लिए था। अब देखो यहाँ पे भारत के जो पूर्व वायुसेना प्रमुख थे, जो बालाकोट स्ट्राइक के समय में वायुसेना प्रमुख थे, जो अभिनंदन का जो मुद्दा हुआ था उस समय में 2019 के जनवरी में ये सेना प्रमुख थे। तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर अभिनंदन को भारत छोड़ता नहीं पाकिस्तान, तो हम लोग तैयार थे पाकिस्तान का जो है पूरी फॉरवर्ड ब्लॉक को भारत सरकार या भारत की जो मिलिट्री है या भारत की जो वायुसेना है उसको बर्बाद कर देता, राइट। तो BS धनोआ ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा जाता तो हम पाकिस्तान के फॉरवर्ड ब्लॉक को या फॉरवर्ड ब्रिगेड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और उस समय मुझे याद है कि सेना को खुली छूट भी दिया गया था सरकार के द्वारा। देखो 43 मिनट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको खुद से ही पढ़ लेना। कभी मौका मिलेगा तो भारत की विदेश नीति किस तरह से बदल रही है उसके बारे में मैं कभी डिस्कस कर दूंगा आपको। देखो पहले क्या होता था कि भारत के प्राइम मिनिस्टर अगर इजराइल के समर्थन में, हम लोग कभी खुल के सामने नहीं आते थे, राइट। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि हमें डर लगता था कि इजराइल के समर्थन में आएंगे तो ये जो खाड़ी के देश हैं, खास करके सऊदी अरब के जो हैं, UAE जो हैं, बहरीन जो है, कतर जो है, ये भारत के अगेंस्ट में हो सकता है। और हमारे देश के काम करने वाले मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं, इसलिए हम इनको खुश करने के लिए इजराइल के समर्थन में कभी खुल के नहीं आया। बावजूद इसके इजराइल ने भारत का बहुत समर्थन किया था। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, उस समय में भी इजराइल भारत का समर्थन किया था। लेकिन अब ऐसी नहीं है। अब जो है हम इजराइल के सहयोगी भी हैं, इजराइल के साथ में मिलकर काम करते हैं। और दूसरी तरफ आपको पता होना चाहिए जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के सहयोगी भी हैं भारत। तो दोनों देश के साथ इजराइल के, हमारा अब कहना यह है कि इजराइल के साथ जो हमारा संबंध है वो फिलिस्तीन के साथ संबंध से अलग है। फिलिस्तीन जो भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, फिलिस्तीन ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, राइट। तो इसलिए जो है अब किसी देश के साथ संबंध बनाते हैं तो किसी दूसरे देश के पक्ष या विपक्ष को देखे बगैर हम बनाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनाइटेड नेशन को जो संबोधित किया था कुछ दिन पहले, उन्होंने भी कहा था कि हम किसी देश के साथ अगर संबंध बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी देश के अगेंस्ट में हैं या किसी देश के सहयोगी में हैं। हम अमेरिका के साथ संबंध बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में हैं या हम चीन के अगेंस्ट में हैं या चीन के सहयोग में हैं, नहीं। हमारा किसी देश से संबंध बनाना उससे इंडिविजुअल है, हम दूसरे देश से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे उसके लिए। अब तो इस तरह से भारत की विदेश नीति काफ़ी परिवर्तित रही है, काफ़ी मुझे समय मिलेगा तो फिर चर्चा कर दूंगा। इसको भी एक बार देख लेना कि बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार कौन, बीपीएससी वगैरह में काम दे सकता है, खास करके मेंस में, बीपीएससी मेंस में काम दे सकता है। देखो इसमें डाटा काफ़ी है और मुझे समय कम है, अब मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा पूरा। मैंने कहा था कि आज मुझे अगर ढंग से डिस्कस किया जाए या ढंग से मैं डिस्कस करूं तो इतना न्यूज़ है कि 2 से 3 घंटा डिस्कस किया जा सकता है, राइट। निर्धारित समय तक हासिल करेंगे $5 ट्रिलियन का लक्ष्य। 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि $5 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी बनना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि जो निर्धारित समय है 2024 उस तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। जो वर्तमान में जो भारत की इकोनॉमी है लगभग $2.93 ट्रिलियन है, राइट। अब देखो इसको भी एक बार पढ़ना, ठीक है। रात में जो न्यूज़ होगा मैं इसको एकोमोडेट कर दूंगा इस न्यूज़ को वहाँ पे, कि इस तरह का स्टेटमेंट मलेशिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है जो नहीं दिया जाना चाहिए। इनका कहना है कि नरसंहार, फ्रांसीसी लोगों की हत्या करना जायज़ है। इस तरह का स्टेटमेंट जो है नहीं देना चाहिए किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष या पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को। दूसरे दिन चिनूक ने 6 टन भारी मशीन केदारनाथ पहुंचाई। चिनूक हेलीकॉप्टर हम मंगाए हैं विशेष तौर पे अमेरिका से। हो सकता है वनडे एग्जाम में यही पूछ दिया जाए कि चिनूक कहाँ से मंगाया भारत ने, तो चिनूक अमेरिका से मंगाया है। ये मालवाहक हेलीकॉप्टर है, 6 टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। सोचो कितना हैवी हेलीकॉप्टर है जो हम अमेरिका से मंगाया। एक बार इसको भी देख लेना और एक बार ये भी देखना कि पहली महिला एनडीआरएफ टीम तैयार हो गई है भारत में। एक लास्ट न्यूज़ थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा इसमें। इसरो ने बदला सैटेलाइट के नामकरण का तरीका। अब जो इसरो का सैटेलाइट होगा उस सैटेलाइट को ईओएस के नाम से जाना जाएगा। जैसे EOS-01 हो गया, EOS-02 हो गया, उसके बाद ES-0 तीसरा हो गया, चौथा जाएगा तो ES-04 हो जाएगा। क्या फुल फॉर्म है EOS का? तो EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इसको भी एक बार आप देख लेना। तो कोशिश किया है 40 से 45 मिनट के अंदर, 50 मिनट लगभग होने वाला है, कि मैंने आज के न्यूज़ को डिस्कस करने का बहुत न्यूज़ मैंने डिस्कस किया, बहुत डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन मैंने हाईलाइट कर दिया। एटलीस्ट उस न्यूज़ को खुद से जा करके एक बार पढ़ लेना। कुछ जगह डाटा दिया हुआ है, उसको डाटा को भी आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम वगैरह में वो डाटा आपको लिखने में काम देगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर कर दें, बहुत कम लोग इसको शेयर करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा मैं आपसे कि इसको ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में मेहनत जाता है। ऐसा नहीं कि 40 मिनट का वीडियो है तो 40 मिनट से कहीं ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ता है और मैं पढ़ के ही बताता हूँ। फालतू बात मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ। जो काम का पॉइंट है, जो आपके प्रीलिम्स में काम दे सकता है, मेंस में दे सकता है, इंटरव्यू में दे सकता है, उसी टॉपिक पे मैं कोशिश करता हूँ डिस्कस करने का। और साथ ही साथ बीपीएससी 66वीं बीपीएससी को लेकर के जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें। 66वीं बीपीएससी को लेकर के प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करवाऊँगा यहाँ पर आपको। और साथ ही साथ जो कुछ टेस्ट सीरीज हैं या कहूँ मैं कि प्रैक्टिस सेट है, तो मैं देख रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिस सेट अच्छा है, तो कुछ प्रैक्टिस सेट मैं आपको यहाँ पे करवा दूँगा। धन्यवाद।